नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। रामचंद्र शुक्ल के विचार अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो भी परीक्षा हिंदी साहित्य से जुड़ी होती है। तो साथियों, हम बहुत सारे विचार उनके लेकर आए हैं जो अलग अलग कवियों रचनाकारों के संबंध में हैं। अभी आपको पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर पुस्तक भी देखें तो उसमें 600-700 पेज हैं, पृष्ठ हैं। तो इतना टाइम है किसके पास, है ना। तो हम शॉर्टकट में आपको बताएंगे कि कौन कौन सी पंक्ति किस किस रचनाकार के लिए बोली है उन्होंने, क्योंकि साथियों ये विचार उनके पूछे जाते हैं और सबसे तर्कसंगत पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास जो उन्होंने लिखी है उसमें से पूछे जाते हैं। तो साथियों पढ़ना शुरू करते हैं अधिक समय न लेते हुए। पहला विचार है, इनकी भाषा ललित और सानुप्रास होती थी। इसके लिए बोला चिंतामणि त्रिपाठी के लिए, और रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतिकाल का प्रवर्तक कवि भी माना है। अगला विचार है, भाषा चलती होने पर भी अनुप्रासयुक्त होती थी। ये बेनी के लिए बोला है इन्होंने। अगला विचार, इस ग्रंथ को इन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं। भाषा भूषण ग्रंथ के लिए लिखा है, जो कि पुस्तक थी ये महाराजा जसवंत सिंह की। ठीक है, महाराजा जसवंत सिंह के लिए इन्होंने ये विचार लिखा है, और इनकी जो पुस्तक है वो है भाषा भूषण। पढ़ी होगी आपने, मतलब पढ़ी नहीं होगी, मतलब इसके बारे में सुना तो होगा ही जब भी आप रीतिकालीन कवियों के बारे में पढ़ते होंगे। अगला विचार है, इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। ये तो सबको पता ही है। बिहारी सस्सी के लिए ये बोला है रामचंद्र शुक्ल ने। आगे पढ़ते हैं साथियों। इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। बिहारी सस्सी के लिए बोला है इन्होंने। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वंशस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। जब बिहारी सस्सी के लिए, साथियों बिहारी सस्सी के लिए जो जो पंक्ति उन्होंने बोली है ना, इसको अपने मस्तिष्क के अंतःकरण में समाहित कर लीजिए, मतलब फिट कर लीजिए भैया। जो डिलीट नहीं होना चाहिए, डिलीट नहीं करना है इसको। ठीक है, आगे। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी, उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी, उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। तो बिहारी के लिए बोला है इन्होंने, जैसे कल्पनाशील कवि होना चाहिए और साथ में उसमें क्या होनी चाहिए, भाषा की समाहार शक्ति, मतलब भाषा उसकी बहुत व्यापक होनी चाहिए, उसके पास व्यापक शब्दकोश होना चाहिए। ठीक है साथी, आगे पढ़ते हैं। आगे क्या लिख रहे हैं कि बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। क्या है, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, मतलब चलती फिरती भाषा है लेकिन वो साहित्य कही जा सकती है भैया। अगले विचार पे चलते हैं साथियों। जी क्या बोला है इन्होंने कि कविता उनकी श्रृंगारी। श्रृंगारी, यहाँ पर श्रृंगारी का जो वर्ण विन्यास है वो गलत दिए गए हैं। ठीक है, तो श्रृंगारी साथियों ऐसे होता है, गलत मत करिएगा कभी। ओके, तो कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुँचती, नीचे ही रह जाती है। ये बिहारी के लिए बोला है इन्होंने। भाषा इनकी बड़ी स्वाभाविक, चलती और व्यंजनापूर्ण होते हैं। जो मंडन कवि के लिए बोला है, रीतिकालीन कवि। इनका सच्चा कवि हृदय था, मतीराम के लिए बोला है। आगे कुछ और विचार। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़कर किसी कवि में इनके जैसी भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती है। क्या है, रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि में पद्माकर को छोड़कर और किसी कवि में इनके जैसी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती है। मतीराम जो कि एक रीतिबद्ध कवि थे और चिंतामणि भूषण के भ्राताश्री। आगे, उनके प्रति भक्ति और सम्मान की प्रतिष्ठा हिंदू जनता के हृदय में उस समय भी थी और आगे भी बराबर बनी रही जब बढ़ती गई। भूषण के लिए वीर रस के कवि। आगे साथियों पढ़ते हैं। भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। क्या बोला, भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुई, जो भूषण के लिए बोला उन्होंने। आगे साथी, जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा, उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। तो ये भूषण के लिए लिखा है। ठीक है, उन्होंने। आगे साथी पढ़ते हैं कुछ और विचार। अगला विचार है साथियों, शिवाजी और 17 साल के वीरता
के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। ठीक है, भूषण के लिए बोला है इन्होंने। आगे वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं, ये भूषण के लिए बोला है। आगे संत शास्त्र पर इनका सा विशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया, जो सुखदेव मिश्र के लिए बोला है इन्होंने। आगे जे कवि जे आचार्य और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं, जो देव के लिए बोला है। आगे कवित्व शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी, पर उनके सम्यक सफूर्ण में उनकी रुचि विशेष पर्याय बाधक हुई, ये भी देव के लिए बोला है। आगे साथियों आगे पढ़ते हैं। रीतिकाल के कवियों में जो बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, ये इसमें संदेह नहीं, देव के लिए बोला है। आगे श्रीपति ने काव्य के सब अंगों का निरूपण विशुद्ध रीति से किया है। ठीक है, ये श्रीपति कवि के लिए बोला है इन्होंने। आगे साथियों इनकी रचना कला पक्ष में संयंत्र और भाव पक्ष में रंजन कारिणी है, भिखारी दास के लिए बोला है। आगे ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ, ये बिहारी कवि के लिए बोला है इन्होंने। आगे कुछ और विचार लेते हैं, जैसे कि इनकी रचना की रमणीयता ही इस सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है, पद्माकर कवि के लिए बोला है। आगे है रीतिकाल की सनक इनमें इतनी अधिक थी कि इन्हें जमुना लहरी नामक देव स्तुति में भी नवरस और षट ऋतु सुझाई पड़ी है। क्या बोलते हैं, रीतिकाल की सनक इनमें इतनी अधिक थी कि इन्हें जमुना लहरी नामक देव स्तुति में भी नवरस और षट ऋतु सुझाई पड़ी है, गवाल कवि के लिए बोला है इन्होंने। आगे षट ऋतुओं का वर्णन इन्होंने विस्तृत किया है, पर वहीं श्रृंगारी उद्दीपन के ढंग काव्य भी गवाल कवि के लिए बोला है। तो जहाँ पर षट ऋतुओं का वर्णन आता है वहाँ पर समझ लीजिएगा कि गवाल के लिए लिखा है। आगे तो ग्वाल कवि ने देशाटन अच्छा किया था, उन्हें भिन्न भिन्न प्रांतों की बोलियों का अच्छा ज्ञान हो गया था, जो भी ग्वाल कवि ने बोला। देशाटन मतलब देश भ्रमण किया था। तो साथियों आगे जो है आदिकाल से संबंधित उक्तियाँ लेकर आएंगे और रामचंद्र शुक्ल की इस वीडियो में इतना ही। तब तक अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।